Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। इस लेक्चर में हम लिपिड या फिर फैट के मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। तो फैट मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो डाइजेशन से स्टार्ट होती है, मतलब कि फैट मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेज डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, हम फूड में जो फैट लेते हैं इन फैट का पहले डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद ये जो फैट है ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या फिर फॉस्फोरिक एसिड या फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये फैट का सिंपलेस्ट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब कि ये इसका मोनोमर होता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर के फैट का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब फैट का डाइजेशन होगा तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं इन इंटेस्टाइनल सेल्स में एब्जॉर्प्शन होगा। तो डाइजेशन के बाद बनी जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल है इनका अब एब्जॉर्प्शन होगा। ये एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू बॉडी के सेल्स तक जाता है। ठीक है, और सेल में जाने के बाद ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये आपस में मिल करके फिर से फैट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम फूड में जो भी फैट लेते हैं उन फैट का पहले डाइजेशन होगा जिससे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू बॉडी की सेल्स तक जाते हैं और सेल में जाने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो आपस में जुड़ करके फिर से फैट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब इन फैट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है, इस कारण इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में 2 गुना एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, अब फैट मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है फैट एनाबॉलिज्म और सेकंड होता है फैट कैटाबॉलिज्म। तो इसमें पहले देखते हैं फैट एनाबॉलिज्म को। तो फैट एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैट में एनाबॉलिज्म में क्या होगा, फैट की कुछ मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब होकर के लीवर से ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से इन्हें बॉडी की सेल्स तक ले जाया जाता है। जब ये फैट सेल में जाती हैं तो इसकी कुछ मात्रा जो है वो फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के काम आती है। ठीक है, तो जब फैट सेल में जाएगा तब इसकी कुछ मात्रा फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के काम आता है। ठीक है, और कुछ मात्रा से साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो या तो इससे फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होगी या फिर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर बचा है तो उन शुगर को लीवर से इसमें फैट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो शुगर है इससे भी फैट का फॉर्मेशन होता है। ये जो शुगर है, जो एक्स्ट्रा शुगर बचा है, इन शुगर को लीवर से इसमें फैट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही फैट की कुछ मात्रा जो है वो एमिनो एसिड से भी सिंथेसिस होती है। इन एमिनो एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो फैटी एसिड है ये लीवर सेल्स में जाकर के फैट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है उससे भी फैट का फॉर्मेशन किया जाता है और साथ ही हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड है उससे भी फैट का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड जो है वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, फिर इससे फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये जो फैटी एसिड है ये लीवर से इसमें जाकर के फैट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन के बाद बची हुई जो एक्स्ट्रा फैट है, मतलब कि फैट क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है। साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन के बाद बची हुई जो फैट है वो न्यूट्रल फैट के फॉर्म में बॉडी के टिश्यू में स्टोर कर ली जाती है जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू में फैट की जो एक्स्ट्रा मात्रा है वो न्यूट्रल फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है
फैट कैटाबॉलिज्म। तो फैट कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो फैटी एसिड के टूटने से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। बॉडी अपनी काफ़ी एनर्जी जो है वो इन्हीं से प्राप्त करता है। इन विघटन प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन मतलब जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इसके बीटा कार्बन पे हो रहा है, इसी का इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें से फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। मतलब कि जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराने से पहले उसका पहले एक्टिवेशन किया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये सेल है और ये है इसका न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्गेनेलिस होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने से पहले जो फैटी एसिड है इसको पहले एक्टिवेट किया जाता है और ये एक्टिवेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद ये एक्टिवेट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन की प्रोसेस में क्या होती है, फैटी एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होने से पहले फैटी एसिड को पहले एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो फैटी एसिड है ये पहले एक्टिवेट होता है, मतलब कि इन फैटी एसिड को पहले एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराने से पहले। तो इस प्रोसेस में थ्री एक्टिवेटिंग एंजाइम्स जिसको हम थियोकाइनेज भी बोलते हैं और साथ ही कोएंजाइम्स की प्रेजेंस में ये जो फैटी एसिड है ये एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एटीपी यूज़ होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब कि यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। तो इन 3 फॉस्फेट में से फर्स्ट और सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो टूट करके डबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट बचता है, तो ये जो एटीपी है ये एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। एएमपी मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट बना है, मोनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो फैटी एसिड है ये कोएंजाइम प्लस थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक एटीपी यूज़ होता है। ये जो एटीपी है इसमें 3 फॉस्फेट है, तो इसमें से 2 फॉस्फेट जो है वो टूट करके इनऑर्गेनिक डबल फॉस्फेट बनाता है जिससे एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन या फिर इसी को डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। मतलब कि इस प्रोसेस में क्या होगा, जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है मतलब जो एसाइल कोएंजाइम बना है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे जो एसाइल कोएंजाइम बना है इसका अब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एसाइल कोएंजाइम के जो बीटा कार्बन है इन बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करा करके बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इन हाइड्रोजन को FAD द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जिससे ये जो FAD है ये F8DH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये F8DH2 आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करके ATP रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो एसाइल कोएंजाइम है इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसके बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा और ये इनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको FAD द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जिससे ये F8DH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में क्या होगा, इस प्रोसेस में इनॉइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनॉइल कोएंजाइम बना है इनका अब हाइड्रेशन होगा। ये क्या करता है, ये वाटर के एक मॉलिक्यूल्स को लेकर के इनॉइल कोएंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये H+OH में कन्वर्ट होता है। ये जो OH है ये इसके बीटा कार्बन में आकर के जुड़ जाता है, तो ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो H है ये इसके अल्फा कार्बन में आकर के जुड़ जाता है, जिसके कारण इसके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आ गया, मतलब कि OH ग्रुप आ गया, जिसके कारण ये जो इनॉइल कोएंजाइम है ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेशन। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम बना है इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है इसका अब फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये वापस से ये जो बीटा कार्बन है इसमें से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब दो हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है ये कीटो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको Na++ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ये Na+ जो है वो हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो NADH है ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के ATP रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बना है इसका वापस से ऑक्सीडेशन होगा, और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। ये एंजाइम क्या करेगा, इसके बीटा कार्बन से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसके कारण जो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है ये कीटो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको NAD+ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और ये NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ स्टेप होता है क्लीवेज, या फिर इसी को थायोलाइसिस भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्लीवेज कराते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज जो है वो थायोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीटो एसाइल कोएंजाइम है इसका क्लीवेज होगा, और ये थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसके कारण ये टू मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। एक बनता है इसमें एसाइल कोएंजाइम और सेकेंड मॉलिक्यूल बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब इस प्रोसेस में बने जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर के एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो एसाइल कोएंजाइम बना है ये फर्दर इसी साइकिल में आ जाएगा, मतलब कि ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा और इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन तब तक होती रहेगी जब तक कि ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो, एक तो F8DH2 मिला है और एक मिला है हमें NADH। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाकर के ATP रिलीज करते हैं। ठीक है,